नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट बाय एडी सर में। मैं धर्मेंद्र यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी तक हम सिकंदर के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे सिकंदर के बाद जो घनानंद की हत्या करके कौन साम्राज्य को स्थापित करता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो आज हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य को। मौर्य साम्राज्य से हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। उन प्रश्नों को अगर क्या किया जाए, शार्ट में पढ़ लिया जाए तो प्रश्न कोई भी नहीं छूटे। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य, अगर आपसे यह पूछा जाए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना किया था किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अब यह जो चंद्रगुप्त मौर्य है, किस वंश का विनाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? तो कौन से वंश का? नंद वंश का। नंद वंश में जो आखिरी शासक है कौन है? घनानंद। घनानंद की हत्या कर देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, और एक नए वंश की स्थापना करता है। कौन से वंश की? मौर्य साम्राज्य की। अब यह जो घनानंद को हराने में इसकी सहायता कौन किया था? तो इसका गुरु, या हम यह कह सकते हैं कि इसका प्रधानमंत्री कौन है? चाणक्य। चाणक्य ने इसकी क्या किया था? मदद। तो चाणक्य को ही हम लोग क्या कहते हैं? भारत का मैकियावेली भी कहते हैं। इसी को भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, या इसका एक और नाम है, क्या नाम है? विष्णुगुप्त। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चाणक्य के उपनाम कौन कौन से हैं, तो चाणक्य के उपनाम है भारत का मैकियावेली, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इन्हीं को क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य कौन थे? अगर यह प्रश्न बनता है तो कौटिल्य कौन थे? यह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, और इन्हीं को क्या किया गया था? इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो एक तरह से देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रशासन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन का विस्तार करने में कौन सहायता किए हैं? उनके गुरु कौन है? गुरु कौन है? चाणक्य। चाणक्य ने इनकी क्या किया था? सहायता किया था। आइए हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सबसे पहला प्रश्न यह है कि इसने भारत में एक नए वंश की स्थापना, कौन से वंश? मौर्य वंश की स्थापना करता है। कब करता है? तो 322 बीसी में। 322 बीसी में घनानंद की हत्या करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, बताइए इसके उपनाम कौन कौन से हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ उपनाम होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, तो इसके कुछ उपनाम हैं कौन कौन से? एक तो पूछा जाता है किसको सेंड्रोकोट्स कहा जाता है, किसको एंड्रोकोट्स कहा जाता है। सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स दोनों जो उपनाम हैं किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। बात करें इस चंद्रगुप्त मौर्य से, प्रश्न कौन सा है? एक युद्ध किया है इसने, तो एक युद्ध है कौन सा? 305 बीसी में। किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर वही सेल्यूकस निकेटर है जो सिकंदर का क्या था? थल सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर से इसका युद्ध होता है 305 बीसी में। युद्ध होने का कारण क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य देखेंगे कि मगध साम्राज्य में एक सबसे विस्तृत साम्राज्य का स्थापना करता है, और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए यह जगह जगह पे क्या करता है? युद्ध करता है, जिसमें एक सामना होता है किसके? पश्चिम में जब बढ़ता है तो सेल्यूकस निकेटर से होता है। सेल्यूकस निकेटर से जब युद्ध होता है तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की क्या होती है? जीत होती है, और सेल्यूकस निकेटर इसमें क्या हो जाता है? हार जाता है। और सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो इस दौरान यह क्या करता है? अपनी पुत्री कौन है? चेलना का विवाह किसके साथ कर देता है? या सॉरी, हेलना रहेगा। कौन रहेगा? हेलना का विवाह किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। या इसी हेलना को ही क्या कहा गया है? कार्नेलिया का विवाह किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। और एक काम और करता है कि यह जो हेलना है, हेलना के साथ क्या किया है? एक राजदूत भेजा है। कौन सा? मेगास्थनीज को भेजा है। किसके साथ? हेलना के साथ। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब इन चीज़ों से देखिए खुश होकर क्या करता है? चंद्रगुप्त मौर्य भी खुश होकर इनको क्या करता है? 500 हाथियों का उपहार देता है। किसको? सेल्यूकस निकेटर को। तो सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथियों का उपहार दिया है। कौन दिया है? तो यह कौन दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया है। इधर देखेंगे हेलना का विवाह हुआ है किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और इसी के साथ जो राजदूत आया है, कौन आया है? मेगास्थनीज।
आप लोग सुने होंगे कि इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। और यह पुस्तक किस बारे में बताया गया है, तो यह पुस्तक मौर्य साम्राज्य के बारे में क्या किया है, जानकारी दिया है। तो पूछा जाता है कि बताइए इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, तो इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, तो मेगास्थनीज ने लिखा है। चलिए आगे हम बात करें, तो यह जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु होती है कब होती है, तो 298 BC में, 298 BC में इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। कहाँ पर, तो श्रवणबेलगोला कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और यह जो मृत्यु का कारण है क्या है, तो इसने जैन धर्म को अपनाया था। अपने देह का त्याग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था, संलेखना विधि का प्रयोग किया था। जब हम लोगों ने जैन धर्म को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि निर्वाण प्राप्ति करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति करने के लिए देह का क्या करना होता है, त्याग करना पड़ता है। उसमें एक विधि होती है कौन सी, संलेखना, जिसमें भूख और प्यास दोनों का क्या करके, दोनों के द्वारा देह का त्याग किया जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, संलेखना। और इस संलेखना का जो उल्लेख है किस धर्म में है, तो जैन धर्म में है। तो देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसका पुत्र है कौन, बिंदुसार। इसका पुत्र कौन है, बिंदुसार। बिंदुसार क्या करेगा, अगला शासक बनेगा। तो अगला शासक कौन सा है, बिंदुसार। चलिए बिंदुसार के बारे में देखेंगे, तो इसका कार्यकाल रहता है कितना, 298 BC से 273 BC। 298 BC से कहाँ तक, 273 BC तक। इसके उपनाम से प्रश्न बनता है, तो कई सारे इसके उपनाम हैं। कौन कौन से, पहला है आपका अमित्रघात। कहा जाता है कि अमित्रघात, अमित्रघात का जो अर्थ होता है जिसका कोई दुश्मन न हो, जिसका कोई दुश्मन न हो, कोई दुश्मन न हो, उसी को क्या कहते हैं, अमित्रघात। तो अमित्रघात कौन है, तो बिंदुसार है। और इसी का नाम क्या मिला है, भद्रसार। तो भद्रसार पूछा जाता है कि बिंदुसार का उपनाम भद्रसार कहाँ पर मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है, वायु पुराण में। और यहीं से एक प्रश्न यह भी है कि बताइए मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी किस पुराण में मिलती है, तो वायु पुराण में मिलती है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ पर मिलती है, वायु पुराण में। और इसी का नाम क्या है, सिंहसेन। इसी का नाम क्या है, सिंहसेन। सिंहसेन इसका नाम कहाँ पर मिलता है, तो जैन ग्रंथों में इसका नाम क्या मिला है, सिंहसेन। और यह किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो यह किस संप्रदाय का है, आजीवक संप्रदाय का है। तो बिंदुसार से देखिए आपका पहले उपनाम से प्रश्न बना है कि कौन कौन सा है, अमित्रघात, भद्रसार और सिंहसेन। अमित्रघात क्यों किसे कहा जाता है, तो जिसका कोई दुश्मन न हो उसी को क्या कहते हैं, अमित्रघात। चलिए इसके समय काल में देखा जाएगा तो 2 विद्रोह हुए थे, कहाँ पर, तक्षशिला में। इसके समय काल में 2 विद्रोह हुए थे, कहाँ पर, तक्षशिला में। तो इस तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए पहले कौन जाता है, सुसीम। पहले सुसीम इसका बड़ा पुत्र है। इसके बाद जब यह नहीं कुछ कर पाता है तब जाता है कौन, अशोक। तो इस तक्षशिला में जो 2 विद्रोह हुए थे, दोनों विद्रोहों को दबाने के लिए कौन गए थे, पहले सुसीम, फिर कौन गया था, अशोक। यह जो अशोक था उस समय कहाँ का गवर्नर था, अवंती का गवर्नर था, जब यह कहाँ पे गया था, तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए गया था। अब बात करेंगे कि इसका राजदूत, इसके समय काल में जो राजदूत आए थे, कौन कौन से राजदूत आए थे। जैसे हम लोग देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था, मेगास्थनीज। उसी तरह से इसके समय काल में 2 राजदूत आए थे। एक ठो कौन था, डायमेकस, और एक ठो था डायनोसियस। डायमेकस किसके कौन से राजा का था, तो एंटियोकस राजा का राजदूत था। जबकि टालमी सेकंड का जो राजदूत था कौन था, डायनोसियस। अब यह देखिए एंटियोकस जो था, एंटियोकस से बिंदुसार ने कुछ मांगे की थी। कौन कौन सी, 3 मांगे की थी। पहला आपका सूखी अंजीर, दूसरा आपका मीठी शराब, और एक दार्शनिक। तो यहाँ पर देखा जाएगा तो एंटियोकस 2 मांगों को पूरा कर देता है, 2 मांगों को पूरा कर देता है। पहली और दूसरी मांग को क्या कर देता है, पूरा। लेकिन तीसरी मांग को यह नकार देता है, कहता है कि हमारे यहाँ दार्शनिक देने का प्रावधान नहीं है। तो 3 मांगे करता है, कौन कौन, सूखी अंजीर, मीठी शराब और एक दार्शनिक। दार्शनिक नहीं मिलता है, लेकिन 2 चीज़ें इसको मिलती है। चलिए इसका प्रधानमंत्री
बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री है कौन है? तो बिंदुसार का प्रधानमंत्री पहले देखिए कौन रहता है? चाणक्य। चाणक्य देखे हैं तो प्रधानमंत्री कहाँ पर है? चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री है, लेकिन कुछ समय के लिए यह क्या रहता है? बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री होता है। और इसके बाद जो है चाणक्य के बाद कौन प्रधानमंत्री बना है? खल्लाट। ठीक है। और इस बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन है? अशोक। इस पूरे वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन रहेगा? अशोक रहेगा। हालांकि बिंदुसार कभी भी अशोक को पसंद नहीं करता था, वह हमेशा चाहता था कि राजा जो बने कौन बने? सुसीम। लेकिन यह क्या था? अशोक प्रभावशाली था। अपने साम्राज्य को कायम करने के लिए अशोक क्या था? इसमें सबसे शक्तिशाली था। चलिए अशोक के बारे में हम लोग देखें तो अशोक इस वंश का सबसे क्या था? सबसे प्रतापी राजा कौन है? अशोक। और इसी के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। अर्थात यह कहेंगे कि इसी के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य अपनी उपलब्धियों को प्राप्त किया है। चलिए यहाँ से जो अशोक से जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को देखा जाए तो यह जो साम्राज्य प्राप्ति है, साम्राज्य जिस समय यह बिंदुसार की मृत्यु हुई थी वह जो है कहाँ पे था? तो वह अवंती में था। कहाँ पर था? अवंती अर्थात उज्जैन में था। उस समय जब कौन मरा था? बिंदुसार मरा था, उस समय यह उज्जैन में था। अब जो है पता चलता है कि हमारे पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो राजा कौन बनेगा? तो सभी जो इसके भाई थे, कुल 99 भाई कहा जाता है कि कुल कितने भाई थे? 99 भाई। तो यह जो है क्या किया था? अपने 99 भाइयों की हत्या करके, 99 भाइयों की क्या किया था? हत्या करके तब जो है यह साम्राज्य को क्या किया था? अपनाया था। कौन? अशोक। अब इस अशोक से जो प्रश्न बनते हैं, पूछा जाता है इसके उपनाम से, तो बताइए अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ पे मिलता है? तो अशोक का नाम अशोकवर्धन कहाँ पे मिलता है? पुराणों में। कहाँ पे मिलता है? पुराणों में। और इसी अशोक का नाम क्या मिलता है? प्रियदर्शी। प्रियदर्शी कहाँ पे मिलता है? तो भाब्रू अभिलेख जो है वहाँ पर इसका क्या नाम मिला है? प्रियदर्शी। पूछा जाता है कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो गुर्जरा एवं मास्की अभिलेख में इसका नाम क्या मिला है? अशोक। जबकि अशोकवर्धन कहाँ पे है? पुराणों में है। इसी का नाम क्या है? देवनामप्री। देवनामप्री। इसके अधिकतर अभिलेखों में अशोक का नाम जो मिला है देवनामप्री के नाम से मिला है। चलिए इसकी माता का नाम क्या है? अगर पूछा जाए कि माता का नाम क्या था तो सुभद्रांगी। इसकी माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। जिस समय यह शासक बना, शासक से पूर्व वह कहाँ का गवर्नर था? तो शासक से पूर्व वह कहाँ का गवर्नर था? तक्षशिला और अवंती का क्या था? गवर्नर था। लेकिन जिस समय यह इसके पिता की मृत्यु हुई उस समय कहाँ पे था? तो उस समय यह कहाँ पे था? उज्जैन में था। उज्जैन में था। कब? जब इसके पिता की मृत्यु हुई है। चलिए अशोक से एक सबसे प्रसिद्ध युद्ध है जो कि आपके एग्जाम में बनता है। कौन सा युद्ध है? तो 261 बीसी का कौन सा? कलिंग का युद्ध। 261 बीसी का कलिंग का युद्ध। इसका राज्याभिषेक जब हुआ था उसके 8वें वर्ष में यह क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण करने का कारण क्या था? तो अशोक कलिंग राजा नंदराज से क्या मांगा था? हाथी मांगा था, जिसको नंदराज देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इसी के कारण यह क्या करता है? कलिंग पर आक्रमण करता है। और यह कलिंग वर्तमान में कहाँ पड़ता था? तो उड़ीसा में। अब इस कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो यह कहाँ से मिलता है? खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। ठीक है। और यहाँ पर जब क्या करता है? कलिंग में यह युद्ध करता है तो यहाँ पे बहुत सारी तबाही करता है। अर्थात जनहत्या इतना ज़्यादा होता है कि इसका हृदय परिवर्तित होता है और तभी से यह क्या कर देता है? युद्ध की नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपना लेता है। तो यहाँ से इसके जीवन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। और इस युद्ध को जीतने के बाद अपनी युद्ध नीति को यह क्या कर देता है? त्याग कर देता है। और कौन सी नीति अपना लेता है? धम्म नीति को अपना लेता है। कौन सी नीति को? धम्म नीति को अपना लेता है। कौन? अशोक। चलिए भारत में अगर देखा जाए तो शिलालेखों का जो प्रचलन किया गया है
सर्वप्रथम किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक के जितने भी शिलालेख हैं भारत में, उस भारत के शिलालेखों में जो लिपि का प्रयोग किया गया है, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। लेकिन भाषा कौन सा प्रयोग किया गया है? पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। उस समय जो क्षेत्रीय भाषा हुआ करती थी, पाली हुआ करती थी, तो उसी भाषा का इसने शिलालेखों में क्या किया है? प्रयोग किया है। अगर यह प्रश्न बने कि बताइए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। बात करें कि इसकी पत्नियां, हालांकि अशोक के पास बहुत कई सारी पत्नियां थी, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट है कौन कौन सी है? असंघमित्रा और कारुबाकी। इसके बाद कौन है? नागदेवी। इसने ज़्यादातर अपने पुत्रों को और पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार में लगा दिया था। लेकिन एक इसी में देखेंगे तो एक प्रसिद्ध आपकी कौन सी है? नागदेवी। नागदेवी के एक पुत्र है कौन? महेंद्र, और एक पुत्री है कौन? संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ पे भेज देता है? श्रीलंका में। इसने देखिए जब 261 BC में इसने युद्ध किया था कलिंग पर, तब यह जो है अपने हृदय को परिवर्तित कर चुका था। अब जो है इसने निर्णय ले लिया था कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे। युद्ध नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? धर्म का प्रचार करेंगे। और कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का। और एक इसकी रानी है कौन सी? कारुबाकी। कारुबाकी जो है कौशाम्बी का अभिलेख जो है उसमें इस रानी का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है, और उसी को क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख। तो कारुबाकी जो है उसका एक पुत्र है कौन? तीवर। अब बात करें कि यह जो अशोक है, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ठीक है। कुणाल के बाद जो है कौन राजा बना है? दशरथ। यह जो है कुणाल के बाद क्या है? दशरथ। हालांकि जो है देखा जाए तो अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य में जो राजा बनेंगे वह उतना स्टेबल नहीं होंगे जितना कि अशोक था। लेकिन उसमें देखिए क्या है कि ये जो दशरथ है, दशरथ कुछ ऐसा काम करता है जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य में कुछ परिवर्तन हुए हैं, लेकिन वह उतना नहीं हो पाया है। इसीलिए देखिए क्या कहा जाता है? दशरथ को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। इस वंश का अंतिम शासक कौन है? बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कर देता है उसका अमात्य अर्थात सेनापति कौन है? पुष्यमित्र शुंग क्या कर देता है? इसकी हत्या कर देता है और एक नए वंश की स्थापना करता है। कौन से? शुंग वंश की स्थापना कर देता है। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य आपका क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और एक नया वंश आ जाता है। कौन सा? शुंग वंश। ये जो शुंग वंश है यह क्या है? ब्राह्मण वंशी है। तो अब जो है देखेंगे भारत में प्रथम ब्राह्मण वंशी शासन क्या होता है? प्रारंभ होता है। तो इसी के साथ हमारा मौर्य साम्राज्य क्या होता है? समाप्त होता है। और अशोक के अभिलेखों की जो बात होगी अगले लेक्चर में होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।